गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो, अपन विटामिन टॉपिक पढ़ रहे थे। इससे पहले अपन ने विटामिन्स के टाइप्स देखे थे तथा कुछ विटामिन्स के बारे में देखा था, जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है। ठीक है, इनके बारे में देख लिया था तथा कुछ फैक्ट देखे थे। अब अगर हम शुरुआत करते हैं, अगला विटामिन अपना आता है विटामिन डी। विटामिन डी, देखो एक चीज याद रखना, हमें इस टॉपिक को रटना नहीं है, समझकर याद करेंगे। एक फैक्ट सभी विटामिन से संबंधित आपको याद रखना है। जैसे अगर हम विटामिन डी से संबंधित देखें तो आप सबको लगभग पता है कि विटामिन डी कौन से अंगों के लिए आवश्यक होता है। तो विटामिन डी आवश्यक होता है हड्डी के लिए। किस चीज के लिए जरूरी है? हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए। अब बोन्स किस चीज से बनी होती हैं? एक तो कैल्शियम से और दूसरा फास्फोरस से। एक छोटा सा फैक्ट याद रखना है, विटामिन डी हड्डियों के लिए आवश्यक है और हड्डियां, बोन्स किससे बनी है? कैल्शियम फास्फोरस के यौगिक कैल्शियम फास्फेट से। अब अगर आपको ये वर्ड याद हो गया तो समझो इसका रासायनिक नाम भी याद हो गया। ठीक है, अब इसका रासायनिक नाम देखे तो कैल्शियम वर्ड से तो ले लिया अपन ने कैल्सी। कैल्शियम वर्ड से क्या लिया? कैल्सी। और फास्फोरस वर्ड से क्या लिया? फेरोल। यानी कैल्सी जो फेरोल है, ये इसका क्या हो गया? रासायनिक नाम हो गया। तो हमें यहां पर रासायनिक नाम याद रखना कैसे है, रटना नहीं पड़ा। विटामिन डी किसके लिए जरूरी है? हड्डियों के लिए। कैल्शियम फास्फोरस से हड्डियां बनी है तो कैल्शियम से कैल्सी वर्ड आया और पी फास्फोरस से क्या आया? फेरोल वर्ड आ गया। तो कैल्सी फेरोल विटामिन डी का क्या हो गया? रासायनिक नाम हो गया। तो रासायनिक नाम के बाद अपन इसके देखते हैं सोर्स के बारे में कि किन चीजों के अंदर ये पाई जाती है। एक चीज याद रखना, हमारी जो स्किन होती है उस स्किन में एक पदार्थ पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल नाम का। कौन सा होता है? कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? जो सूर्य का प्रकाश होता है, सनलाइट जो होती है, उसके अंदर जो अल्ट्रावायलेट किरणें पाई जाती हैं, ठीक है, इन अल्ट्रावायलेट किरणों को किस में बदल देता है? विटामिन डी में बदल देता है। किस में बदल देता है? विटामिन डी में। तो सीधा अपन कहें तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा विटामिन डी का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही विटामिन डी का निर्माण हो रहा है। और ये गुण पाया जाता है इस विटामिन में, इसीलिए इस गुण को हम कहते हैं विटामिन डी का हार्मोन गुण। यानी प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा कि कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? विच विटामिन वर्क एज ए हार्मोन। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन गया कि कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करेगा? तो विटामिन डी। इसके अलावा ये एंजाइम की तरह भी कार्य करता है। किसकी तरह भी कार्य करता है? हार्मोन और एंजाइम की तरह कौन सा विटामिन कार्य करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। सबसे पहली चीज हड्डियों के लिए जरूरी था, कैल्शियम फास्फोरस से बनी है, तो रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्शियम से वर्ड ले लिया कैल्सी, और फास्फोरस से क्या लिया? फेरोल। दूसरा अपन ने पॉइंट देखा कि किन चीजों से प्राप्त होगा, तो त्वचा के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सूर्य के प्रकाश के अंदर जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको किस में बदल रहा है? विटामिन डी में। अब एक चीज याद रखना, ये नहीं है कि केवल विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त होगा। इसके अलावा ये अंडे के अंदर भी पाया जाता है, मक्खन में भी पाया जाएगा, ठीक है, दूध के अंदर भी उपस्थित होता है। अब ये याद रखना, अंडे के अंदर केवल विटामिन सी नहीं होता है, बाकी सभी विटामिन अंडे के अंदर पाए जाते हैं। वैसे तो अंडा, मक्खन, दूध और सूर्य का प्रकाश इसके क्या हो गए? सोर्स यानी स्रोत हो गए। अब एक फैक्ट आता है कि अगर मान लो हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी कम हो जाएगा, कंडीशन हो जाए कि शरीर के अंदर विटामिन डी क्या हो जाए? कम हो जाए, तो
पैराथायराइड जो ग्लैंड्स ग्रंथि होती है उससे कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है वो भी कम हो जाता है, तो जिसके कारण शरीर के अंदर यानी हड्डियों के अंदर कैल्शियम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सीधा फैक्ट याद रखो, विटामिन डी कम हुआ तो कैल्शियम भी हड्डियों में क्या हो गया, कम हो गया। और जब कैल्शियम हड्डियों में कम हो जाएगा तो हड्डियां क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। बोन कैसी हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी हड्डियां। और इसके कारण क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर जो होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। और थकान भी क्या होगी, अधिक होगी। फैक्ट क्या है, विटामिन डी कम हुआ तो कैल्शियम कम हुआ, जिससे हड्डियां कैसी हो गई, कमजोर। और हड्डियां कमजोर होंगी तो फ्रैक्चर ज्यादा होगा और शरीर में थकान भी क्या होती है, ज्यादा होगी। टायर्डनेस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इन तीनों कंडीशनों को, थकान ज्यादा होना, हड्डियों के अंदर फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होना और हड्डियों का कैसा होना, वीक होना, दो रोग कहलाएगा। एक तो कहलाता है रिकेट्स। क्या कहलाएगा, रिकेट्स। ये 0 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है। और एक कंडीशन कहलाएगी ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया। ये दोनों रोग ही किसकी कमी से हो रहे हैं, विटामिन डी की कमी से। अब रिकेट्स से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। रिकेट्स रोग से संबंधित देखो प्रश्न घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं। और प्रश्न क्या पूछा गया है कि कुछ व्यक्तियों के अंदर घुटने की अस्थियां जो होती हैं, नी की जो बोन्स होती हैं, वो बेंड होकर मुड़कर एक दूसरे के पास आ जाती हैं। ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो घुटने की अस्थियों का मुड़कर पास आना कौन से रोग में होता है, रिकेट्स में, जो किसकी कमी से है, विटामिन डी की कमी से। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होती है, हड्डियों में सॉफ्टनेस आ जाती है। क्या आ जाती है, सॉफ्टनेस, यानी हड्डियां मृदु हो जाती हैं एक प्रकार से। और ये एडल्ट्स में होता है और ये किस में हो रहा है, चाइल्ड में हो रहा है। तो ये हमारा विटामिन डी हो गया। पहली चीज अपन ने रासायनिक नाम देखा, कैल्शियम फास्फोरस से बनी हड्डियां, तो कैल्सीफेरोल। सोर्स देखे कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनेगा सूर्य के प्रकाश के द्वारा, और हार्मोन और एंजाइम की तरह काम करता है। अगर विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम कम, हड्डियां कैसी हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। और फ्रैक्चर ज्यादा होगा तो थकान भी क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसको हमने रिकेट्स और क्या नाम दिया, ऑस्टियोमलेशिया नाम दिया। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखो, अगर अगला विटामिन देखें तो अगला विटामिन आता है विटामिन ई। अगला विटामिन कौन सा है, विटामिन ई। अब इससे संबंधित भी आपको केवल एक ही नाम याद रखना है कि अगर विटामिन ई कम हो जाता है तो जो हमारी जनन क्षमता है, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसको पुरुष में तो कहा जाएगा नपुंसकता, स्टर्लिटी। ठीक है, और महिला में कहा जाता है बांझपन। क्या कहा जाएगा, बांझपन किसके अंदर कहा जाएगा, महिला के अंदर। ठीक है, फीमेल के अंदर और मेल के अंदर, दोनों के अंदर क्या हो जाती है, स्टर्लिटी हो जाती है। बांझपन तो महिला में हो जाएगा, यानी वो शिशु को जन्म नहीं दे पाएगी, और पुरुष में नपुंसकता आ जाएगी, यानी वो भी संतान को जन्म देने में सहायक नहीं होगा। अब देखो, ये दोनों एक प्रकार से, आप इसका रासायनिक नाम कैसे याद रखोगे, ये दोनों एक प्रकार से टोकने वाले रोग हैं। ठीक है, नपुंसकता पुरुष में हो जाए, महिला में, तो उनको ज्यादातर व्यक्ति टोकने लगते हैं एक प्रकार से। तो रासायनिक नाम ऐसे ही याद रख लेना कि टोकोफेरोल। रासायनिक नाम क्या हो गया, टोकोफेरोल। देखो, विटामिन ई और डी दोनों का रासायनिक नाम ऐसे याद रखना है रोग के द्वारा। डी का क्या था, हड्डियों के लिए जरूरी था, तो कैल्शियम फास्फोरस से कैल्सीफेरोल याद रखा। और ये टोकने वाले रोग हो रहे हैं एक प्रकार से, इसलिए इसका रासायनिक नाम क्या याद रखा हमने, टोकोफेरोल। इसको टेकोफेरोल भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो टोकोफेरोल क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम। अब इसको कुछ अन्य नामों से और जाना जाता है। एक तो देखो, स्टर्लिटी उत्पन्न करती है, तो इसको कहा जाएगा, इसकी कमी से होती है स्टर्लिटी, तो इसलिए इसको कहा जाएगा एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ठीक है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसको कहा जाएगा, विटामिन ई को।
एक ये मुख्य रूप से ऑक्सीडेंट की तरह कार्य करती है, तो इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कह दिया जाता है। और ये फर्टिलिटी के लिए जरूरी होती है, इसलिए इसको फर्टिलिटी भी हार्मोन भी कह दिया जाता है, यानी जनन विटामिन। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है इससे संबंधित, ये मानव शरीर के अंदर, स्किन के अंदर तेज उत्पन्न करती है, चमक उत्पन्न करती है, इसीलिए इसको कह दिया जाता है ब्यूटी विटामिन। सुंदरता प्रदान करने वाली विटामिन किसको कहा जाता है, तो ये फैक्ट आपको जरूरी याद रखना है, ठीक है। सौंदर्य वर्धक विटामिन के नाम से किसको जाना जाता है, विटामिन ई को जाना जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी कौन सा फैक्ट है इससे, कि ब्यूटी विटामिन किसको कहा जाता है। ज्यादातर प्रश्न पूछा गया है तो यही पूछा गया है। अब या तो ये पूछ लिया जाएगा या इससे संबंधित इसका रासायनिक नाम। कमी से रोग आपको पता ही चल गया, पुरुष में नपुंसकता और मादा में बांझपन। तो टोकने वाले रोग थे तो रासायनिक नाम ऐसे ही याद रख लिया अपन ने, रासायनिक नाम क्या हो गया, टोकोफेरोल हो गया। इसके बाद अगला आता है विटामिन के। अगर विटामिन के को देखें तो इसका रासायनिक नाम तो होता है फिनोक्विनोस। अब इसको नेफ्थाक्विनोस भी कह सकते हैं वैसे, लेकिन मेन नाम इसका क्या है, फिनोक्विनोस। अब इसका देखो कार्य कैसे याद रखोगे, यहां पर रासायनिक नाम देखा आपने फिनोक्विनोस और किसका है, के का, तो कैसे आप याद रख लेना, क्लोट। कैसे क्या याद रखोगे, क्लोट। क्लोट का अर्थ क्या है, रक्त का थक्का। अब प्रश्न भी ज्यादातर इससे यही पूछा गया, प्रीवियस अगर एग्जाम्स में देखें तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि रक्त का थक्का जमाने में क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन सहायक है, तो क्लोट के लिए अपन ने क्या कर दिया, के ही कर दिया। यानी रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा ये क्या करता है, शरीर के अंदर जो इंटरनल बॉडी होती, इंटरनल वेंस जो पाई जा रही है, सीधा कहें, या जो आर्टरी जो पाई जा रही है, उनके अंदर हेमरेज को रोकता है, इसलिए इसको एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे पूछा जाता है वो ये है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो आप कौन सा विटामिन बताओगे, विटामिन के बताओगे। इनसे ज्यादातर एक दो फैक्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसे विटामिन के से या तो रासायनिक नाम या ये कार्य पूछ लिया जाता है, विटामिन ई से भी या तो रासायनिक नाम या इसका दूसरा इफेक्ट पूछ लिया जाता है कि ब्यूटी विटामिन के नाम से किसको जाना जाता है। तो ये फैक्ट इन दोनों विटामिन से हो गए। जबकि हमने सी को देखा, विटामिन डी को देखा, तो उनसे कई इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। इसके बाद बी जो विटामिन होता है उसके कई प्रकार पाए जाते हैं, इसलिए उनको हम कह देते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके बाद आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और बी कॉम्प्लेक्स को हम देखो एक साथ देखते हैं। सबसे पहला B1, दूसरा B2, तीसरा B3। इसके बाद अपन शुरुआत करते हैं, देखो B4 नहीं होगा, B5, B6, B7, B9 और B12, B12। ये बी विटामिन के क्या पाए जा रहे हैं, प्रकार पाए जा रहे हैं। एक तो सबसे पहले इनका हमको रासायनिक नाम सबका याद रखना है, और कई बार पूछा जा चुका है इनका रासायनिक नाम। सबसे पहले B1 का देखा जाए तो B1 का होता है थाइमिन, B2 का होता है राइबोफ्लेविन, B3 का होता है नियासिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे पहले एनसीईआरटी में भी B3 की जगह B5 का तो क्या दे रखा था, पेंटाथोनिक एसिड। B5 की जगह तो B3 का दे रखा था, पेंटाथोनिक B3 का दे रखा था, नियासिन किसका दे रखा था, B5 का। तो ज्यादातर कई बुकों में यही लिखा मिल जाएगा, अभी भी पेंटाथोनिक B3 का मिल जाएगा। लेकिन पेंट का अर्थ होता क्या है विज्ञान में, 5,
तो B5 किसका हो गया, पेंटाथोन किसका हो गया, B5 का हो गया। B6 का होता है पायरिडॉक्सिन। B7 का होता है बायोटिन। B9 का होता है फोलिक एसिड और B12 का होता है साइनोकोबालएमीन। अब देखो आपको ज्यादा जरूरी कौन कौन से याद रखने हैं। एक तो इंपॉर्टेंट B3 हो गया, B7 और B9। ये ज्यादातर कई बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम्स में कि फोलिक एसिड किसका रासायनिक नाम है, बायोटिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, क्योंकि इस विटामिन को विटामिन एच भी कह दिया जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, विटामिन एच किसको कहा जाता है, तो विटामिन एच कहा जाता है विटामिन B7 को। विटामिन B7 का दूसरा नाम क्या दिया हमने, विटामिन एच। अब आता है इनकी कमी से रोग। देखो कमी से रोग B1 से शायद ही कोई पता हो आप में से जिसे नहीं पता हो कि विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी, जो पॉलिश किए हुए चावल से भी उत्पन्न हो जाता है। और बेरी बेरी रोग है क्या, तो ये एक प्रकार की शारीरिक दुर्बलता है जिसमें शरीर के लगभग सभी अंग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, इफेक्ट होते हैं। तो इससे केवल नाम याद रख लेना है, बेरी बेरी। दूसरा अपन देखें तो B2 की कमी से होता है कीलोसिस। कीलोसिस, होठों का फटना। अब देखो कीलोसिस होते क्या है, कीलोसिस में देखा होगा कई व्यक्तियों के अंदर एक कंडीशन होती है कि जो ये होठ के जॉइंट होते हैं, माउथ का जो दोनों तरफ के जॉइंट होते हैं, इनमें घाव उत्पन्न हो जाते हैं या मुंह में छाले लगातार लंबे समय तक बने रहते हैं। औषधि ली, मेडिसिन ली, कुछ समय सही हुए फिर दोबारा उत्पन्न हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को अपन किस नाम से जानते हैं, कीलोसिस के नाम से जानते हैं। तो आपको कीलोसिस में केवल यही याद रखना है कि विटामिन बी की कमी से अगर रोग पूछा जाए तो रोग कौन सा हो रहा है, केवल क्या याद रखना है आपको, कीलोसिस। ठीक है, लक्षण क्या है, होठों का फटना। अब अगर हम B3 देखें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इस रोग का नाम है क्या, पेलाग्रा। ठीक है, मानसिक स्थिति भी इसमें एक प्रकार से क्या होती है, प्रभावित होती है। अब इसका दूसरा नाम है 3D सिंड्रोम। अब 3D सिंड्रोम क्यों कहा इसको, क्योंकि एक डी का तो अर्थ क्या है, डेमेंशिया। एक का अर्थ क्या है, डर्मेटाइटिस, और एक का अर्थ क्या है, डायरिया। ठीक है, अब तीनों डी से इसका अर्थ क्या हो गया, 3D सिंड्रोम। आपको केवल ये दो नाम याद रखने हैं कि 3D सिंड्रोम अथवा पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी B3 की कमी से, अर्थात नियासिन की कमी से होता है। अब अपन चलते हैं B5 पर। B5 की कमी से होता है बर्निंग फुट सिंड्रोम। बर्निंग फुट सिंड्रोम, इस रोग में होता क्या है, कुछ व्यक्तियों के अंदर पैर के जो तलवे पाए जाते हैं उनमें जलन होती है, पसीने अधिक आते रहते हैं तथा रात्रि के समय में ये कंडीशन ज्यादा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके अलावा इन व्यक्तियों के अंदर पैरों की जो लालिमा होती है तलवे की, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, बर्निंग फुट सिंड्रोम कहा जाता है। B6, B9 और B12 तीनों एक ही हैं, क्योंकि तीनों की जो मुख्य रूप से कार्य होता है वो ब्लड से संबंधित होता है, और तीनों की कमी से रोग भी क्या होता है, एनीमिया होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया, खून की कमी होना। B6, 9 और 12 सीधा ही 3 का पहाड़ा चल गया एक प्रकार से। 6, 9 और 12 तीनों एक ही है, एनीमिया। लेकिन 9 और 12 दोनों के जो एनीमिया होता है उसको मेगाब्लास्टिक एनीमिया के नाम से भी जान लिया जाता है। B7 विटामिन H, H का अर्थ है हियर। H का अर्थ क्या है यहाँ पर, एक तरह से हियर, यानी बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना, ठीक है, या बालों का कमजोर होना। हेयर के लिए विटामिन H यानी बायोटिन आवश्यक होती है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। ठीक है,
तो विटामिन एच का अर्थ क्या लगाया हमने, एच का अर्थ हेयर नहीं है, ये तो हमने केवल ट्रिक लगाई एक तरह से कि बालों के लिए कौन सा जरूरी होता है, हेयर के लिए एच, जैसे क्लोट थक्के के लिए के, ऐसे ही हेयर के लिए विटामिन एच सहायक होता है। तो बायोटिन की कमी से क्या होगा, बाल झड़ने लगते हैं, सफेद हो जाते हैं, ये कंडीशन विटामिन B7 की कमी से होती है। अब एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कोबाल्ट धातु होती है, ये कौन से विटामिन में पाई जाती है, तो B12 के अंदर कोबाल्ट धातु क्या होती है, उपस्थित होती है। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले विटामिन और उनकी कमी से क्या हो गए, रोग हो गए। सबसे पहले B1 से थायमिन बेरी रोग होगा, शारीरिक कमजोरी। B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, जिससे कीलोसिस, होठों का फटना या मुंह में छाले होना, ठीक है। B3 नियासिन, पेलाग्रा है, जिसमें डर्मेंशिया रोग हो जाता है, डर्मेटाइटिस और डायरिया। इन तीनों को हमने क्या कह दिया, 3D सिंड्रोम। B5 पेंटाथोनिक एसिड, जिसे बर्निंग फुट सिंड्रोम है। B6, 9 और 12 तीनों ब्लड के लिए हैं, तो एनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी। और विटामिन H B7 को कहते हैं, H का हेयर यानी बालों के लिए कौन सी आवश्यक है, विटामिन H आवश्यक है। तो हमारा ये विटामिन टॉपिक यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब अगर आपको इनमें से किसी भी विटामिन से संबंधित या आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम इसमें क्या कराने वाले हैं, जो प्रीवियस एग्जाम्स में NTPC या राजस्थान पुलिस या पटवार एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, हम प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चनों को क्या कराएंगे, सोल्व कराएंगे। धन्यवाद।